सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न? अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा क्रिस्टी कोवेंट्री इनका नाम है। और आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी 144वें नंबर की बैठक हुई थी ग्रीस में, जहां मैंने आपको बताया भी था कि यहीं पर इसके नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो अभी नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी नई अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री इनका नाम है। आप पूछोगे ये किस देश की है? तो ये जिम्बाब्वे की है। वर्तमान में ये जिम्बाब्वे की खेल मंत्री भी हैं और वैसे ये एक स्विमर भी हैं। वे 2 बार ओलंपिक में तैराकी में गोल्ड जीत चुकी हैं। तो अब ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बन चुकी हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? अभी तक कौन थे इसके अध्यक्ष? थॉमस बक। ये भी याद रखना, इन्होंने किनका स्थान लिया? थॉमस बक का स्थान लिया है। और इस तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वो पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप यूं भी कह सकते हो कि वो पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी है, मतलब पूरी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पूरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कोई व्यक्ति जो इस पद पर आया है वो है ये क्रिस्टी कोवेंट्री। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे तो फिर किस तरह के आएंगे? अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टैटिक बताऊंगा पॉइंट्स, कुछ 2-4 महिलाओं के नाम और बताऊंगा जो आपको याद रखने चाहिए। लेकिन एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे ये नाम आपको आसानी से याद रहेगा एग्जाम तक। देखो, ओलंपिक में क्या होते हैं? खेल होते हैं। और जब भी कोई खेल खेला जाता है तो पीछे से आवाज आती रहती है, अच्छा ये खिलाड़ी वहां से पास हो गया और इसने ये छक्का मार दिया और ये बहुत ही शानदार बॉल के साथ और ये चौका और ये आउट हो गया। ये क्या होती है? ये क्या होती है? कमेंट्री होती है। तो जब भी खेल की बात होती है तो कमेंट्रेटर चाहिए होता है जो कमेंट्री करेगा। तो इसीलिए हमने एक ऐसा अध्यक्ष चुना है जो अध्यक्ष का काम भी कर लेगा और कमेंट्री भी कर लेगा। तो इसीलिए हमने इनको अध्यक्ष चुना है। क्रिस्टी कोवेंट्री इनका नाम है। तो हमने कहा कि तुम इसके अध्यक्ष बन जाओ और बैठी बैठी क्या करोगी? खेलों की कमेंट्री करते रहना। क्यों कमेंट्री करोगी ना? कमेंट्री। उसने कहा हाँ। हमने कहा ठीक है, ठीक है। तो कमेंट्री से आपको याद रह जाएगा। अब ये अब आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में भी ये प्रश्न आएगा, फटाफट आप लगा दोगे आंसर। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कुछ स्टैटिक बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रश्न भी मैं आपको कराऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से। लेकिन उससे पहले 2-4 महिलाओं के नाम जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष का नाम याद रखना, नागोजी ओंगाचा-इवेला है। ये किस देश की है? ये नाइजीरिया देश की है। और अभी याद होगा आपको हमारी पहली महिला विधि सचिव बनी थी, लॉ सेक्रेटरी कौन? अंजू राठी राणा। वैसे CSI महिला चीफ का नाम भी याद रखना, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। और आप जानते हो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है? विजया किशोर रहाटकर है। वैसे अभी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? माधवीपुरी बुच थी, लेकिन अभी वो हट गई है, उनके जगह नए आ गए हैं। तो अब यही आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाएगा, सेबी के अभी नए अध्यक्ष कौन है। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है 23 जून 1894 1894 में, इसीलिए 23 जून को आप इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाते हो। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। हेड है, अब तो नई बन गई है ये, क्रिस्टी कोवेंट्री। और पहले जो ओलंपिक हुए थे, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, 1896 में हुए थे एथेंस में। और ये मैंने आपको बताई दिया अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 144वीं बैठक हुई थी ग्रीस में। इसकी बैठक 2 बार भारत में हो चुकी है, वो आप याद रखना, एज ए स्टैटिक पूछा जा सकता है। एक तो 2023 में हुई थी 141वीं मुंबई में, और उससे पहले 1983 में हुई थी 86 नंबर की बैठक नई दिल्ली में। और ओलंपिक जो अपकमिंग ओलंपिक है वो भी याद रखना, जैसे समर ओलंपिक तो अभी 2024 में हुए थे पेरिस में, 33rd नंबर का एडिशन था। अब 2028 में होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में 34th नंबर के। और विंटर ओलंपिक्स की बात करें, 2026 वाला इटली में होगा, 2030 वाला फ्रांस में और 2034 वाला अमेरिका में होगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और उससे आसपास से संबंधित प्रश्न ने आपको रिवाइज करा है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न रिवाइज करा रहा हूं जो कि सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए थे, ओलंपिक से ही संबंधित है। क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो मैं चाहता हूं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने लेकर के आऊं। तो देखो, और आप देखना आपको इनमें से कौन कौन से प्रश्न याद है या नहीं है, क्योंकि एग्जाम वाले प्रश्न है ये। एक बार पूछा गया था कि फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स ये कहां पर हुए थे, कब हुए थे? तो सिंगापुर में हुए थे 2010 में। पहले ओलंपिक गेम्स ये आपको पता ही है 1896 में ग्रीस एथेंस में हुए थे। और आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? बैरन पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है।
2024 पेरिस ओलंपिक का मैस्कॉट क्या है? फ्रिजेस, जो कि एक टोपी है। उसके अलावा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? केडी जाधव है, जो कि पहलवान है। 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक हुए थे वहां पे इन्होंने ब्रोंज जीता था। इसी तरह से ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम पूछा था, कर्णम मल्लेश्वरी उनका नाम है। उनका संबंध वेटलिफ्ट, सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था उन्होंने। और पहले भारतीय जो ओलंपिक में गोल्ड लेकर के आए थे तो अभिनव बिंद्रा है, वो शूटर है। सन 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वहां पे लेकर के आए थे गोल्ड। और इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब भाग लिया था? तो सन 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, जो कि दूसरा नंबर का ओलंपिक था। और यहीं पे क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था और अब दूसरी बार क्रिकेट शामिल होगा लॉस एंजल्स 2028 वाले ओलंपिक्स में। देखिए, आज मैंने आपको इस एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी है, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रामवी सुतार को। रामवी सुतार आप जानते हो कौन है? जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची स्टैचू है दुनिया की, ये केवड़िया गुजरात में आपको मिलेगी, तो वो इन्होंने ही बनाई थी। और अभी इन्हीं को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। और हम सब इन्हीं का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद से ही जानने लगे हैं। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर आपको केवड़िया गुजरात में मिलेगी। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है ये, जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर है। और रामवी सुतार जी की बात करें, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनकी उम्र पता है आपको? 100 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है और अभी भी इस उम्र में भी ये लगातार काम कर रहे हैं। अभी चैत्य भूमि मुंबई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रतिमा बनाने का काम इनको सौंपा गया है, उस पर ये काम कर रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ है। इनको 1999 में पद्मश्री मिल चुका है, 2016 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है, तो काफी सारे अचीवमेंट है इनको लेकर के। और इसीलिए अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करें तो पहली बार ये 1996 में दिया गया था। आप कह सकते हो महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, जिसमें पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। मूर्तिकार से आपको याद आएगा, जो अयोध्या मंदिर है उसमें जो रामलला की मूर्ति है उसको तैयार किया किसने? अरुण योगीराज ने। और अयोध्या मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत बी सोमपुरा है, वो भी याद रखना। अच्छा, महाराष्ट्र भूषण से मुझे पद्म भूषण याद आ रहा है, तो अभी 2025 वाले पद्म पुरस्कारों को रिवाइज करें तो पद्म विभूषण 7 को दिए गए, पद्म भूषण 19 है और पद्मश्री है 113। ये भी ध्यान में रखना। वैसे इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने आप लोगों को बना करके भी दिया था। और ये अवार्ड वाला प्रश्न है। चलो 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो एक तो अभी हमने पढ़ा था EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड किसे मिला था? नितिन कामत को, जेरोदा के संस्थापक है। बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया दिया कुमारी को। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 ये लियू जियाकुन को मिला, चाइना के हैं, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार मिला डॉक्टर सुबर्णो बोस को। आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जयशाह को मिला। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भी रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी कौन? जयश्री वेंकटेशन। और गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दिया गया दलाई लामा जी को। हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती को मिला, नॉर्वे सरकार ने दिया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 RBI को मिला। और रामनाथ गोयंका पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में, जर्नलिज्म के सेक्टर में दिया जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये सब ध्यान में रखना, बिल्कुल लेटेस्ट वाले अभी अवार्ड मैंने आपको रिवाइज कराए। अगला प्रश्न, फिर अगला प्रश्न दिवस वाला है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस हो जाएगा, बहुत सारे दिवस इसी दिन को मनाए जाते हैं। देखो पहले अभी पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को। तो हर साल 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है वनों का संरक्षण करना। पहली बार 2013 में मनाया गया था। अच्छा, मेन बात करते हैं इसकी थीम की। थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम है। अच्छा, वनों की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन के अनुसार वनों की कटाई के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर या 10 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र हर साल नष्ट हो रहे हैं। और वनों की बात है तो याद आएगा अभी जो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आई थी, तो उसके बारे में कुछ डेटा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखो पहले तो याद रखना, ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार जारी की गई थी 1987 में
और हर 2 साल में आती है। कौन जारी करता है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून इसको जारी करता है। तो इसमें बताया था एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे और प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप में मिलेंगे। ये इस रिपोर्ट में बताया गया, तो ये ध्यान रखना। अब 21 मार्च को 2-3 दिवस और हैं। एक तो 21 मार्च को वर्ल्ड सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है। और सिंड्रोम की बात है तो एक प्रश्न आपको बताता हूँ जो एग्जाम में बहुत बार आता है। डाउन सिंड्रोम, जो कि एक आनुवांशिकी विकार है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये किसके कारण होता है? तो याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम का प्रश्न है। तो 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी कि 21वें गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, उसी के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। वैसे आपको पता है एक सामान्य ह्यूमन बीइंग में, सामान्य मानव में कितने टोटल गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो ये 23 पेयर में, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें से जो 23वां जोड़ा है, गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा है, याद रखना वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि आनुवांशिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक लाइन बिल्कुल नोट करना। देखो क्वेश्चन मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में बहुत सारे दिवस में आपको बताऊंगा, तो जब मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी है तो फालतू बात कुछ भी नहीं बताऊंगा। सारी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, वही मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट वाइज, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके अलावा 21 मार्च को एक और दिवस याद रखना, ये अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, इस बार से हम पहली बार इसको मनाना शुरू कर रहे हैं। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर। और आपको याद भी होगा 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसके अलावा 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी होता है, वर्ल्ड पोइट्री डे। 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस, वर्ल्ड प्यूपेट्री डे के रूप में भी मनाते हैं। तो 21 मार्च को ये 5 दिवस हो गए आपके। इस बार मार्च में बहुत सारे दिवस हैं, तो 5 दिवस तो ये 21 मार्च को ही हो गए और सारे इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये शुरुआत के 3 तो इंपॉर्टेंट हैं ही सही। विश्व वन दिवस, वर्ल्ड सिंड्रोम डे, विश्व ग्लेशियर दिवस। अब इस प्रश्न में मैंने आपको बहुत सारा दिवस बता दिया, तो आज मैं आपको दिवस रिवाइज नहीं करवाऊंगा। वैसे तो हर बार जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज इतने डेज याद रख लो, ये काफ़ी है। कल मैं आपको इस महीने के सारे डेज रिवाइज करवा दूंगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा शी यू क्यू ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की, जो कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है शी यू क्यू ने, ये चाइना के प्लेयर है। और वुमेन सिंगल जीता है एन से यंग ने, ये साउथ कोरिया की प्लेयर है। नाम भी बड़े अजीब से होते हैं। इनका नाम देखो क्या है, शी यू क्यू। इनका नाम ही शी से चालू हो रहा है। शी मतलब लड़की और ये है क्या? लड़के। मतलब हमारी भारतीय भाषा में तो हमारे ये पूरा एक सेंटेंस हो गया और इनका एक नाम है। सेंटेंस कैसे हो गया? जैसे हमने किसी लड़की से कहा शी यूं क्यों आई, बोल के आती, यूं ही आ जाती है, तो शी यू क्यू मेन सिंगल जीत लिया। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का सिंगल टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या किसी भारतीय ने जीता है अभी तक? ये तो जीत चुके हैं 2 भारतीय। पहली बार जीता था प्रकाश पादुकोण ने 1980 में। उसके बाद दूसरे भारतीय बने थे इसे जीतने वाले, पुलेला गोपीचंद 2001 में जीता था। अब बैडमिंटन से संबंधित एक तो 2025 में बैडमिंटन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न है, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, कुछ स्टैटिक बताता हूँ। तो देखो, अभी जो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025, जिसको योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2025 भी कहते हैं, जो कहाँ पे हुआ था? ये भारत में होता है, केडी जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। अभी जो हुआ था वो इसका 22वां संस्करण था। उसमें मेन सिंगल विक्टर एक्सेलसेन ने जीता, डेनमार्क के हैं, और वुमेन सिंगल आन सी यंग ने जीता, वो साउथ कोरिया की है। इसके अलावा अभी चौथा बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 जो चीन में हुआ था, उसको इंडोनेशिया ने जीत लिया चाइना को हरा करके। और अभी हमने देखा साइना नेहवाल, ये फ्रांस की, साइना नेहवाल एक बैडमिंटन प्लेयर है, इसलिए बता रहा हूँ इनके बारे में। अभी फ्रांस की एक नारिका कंपनी है, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। बैडमिंटन से कुछ स्टैटिक आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री भी हैं। जबकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसकी भी स्थापना सेम होती है 1934 में ही, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया, और प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। और थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, इन सबका संबंध है बैडमिंटन से। और ये देखो, बैडमिंटन से संबंधित कुछ
प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए ये भी देख लो एक बार कि ओलंपिक में पदक लाने वाले पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर का नाम पूछा गया। तो साइना नेहवाल इनका नाम है। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रोंज लेकर के आई थी ये। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना पूछी गई थी 1934 में। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये कहाँ पर होंगे ये पूछा गया, तो याद रखना भारत में होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार को किसने जीता है। तो इसको गुंटर ब्लॉशल ने जीता है। तो गुंटर ब्लॉशल का नाम याद रखना। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इनका नाम याद रखना चाहते हो तो गुंटर को आप गटर से रिलेट कर लीजिए, तो गटर से शायद याद रह जाए इनका नाम। तो इन्होंने क्या किया, गटर से पीने लायक पानी बना लिया, ऐसे याद रख लो, गटर से पीने लायक पानी बना लिया, तो इनको ये पुरस्कार दे दिया, स्टॉकहोम जल पुरस्कार दे दिया इनको। किसको, गटर को, गटर से गुंटूर, ऐसे याद रह जाएगा आपको, एग्जाम में हमें नंबर लाना है, ऐसे याद रह सकता है, हिंट बता रहा हूं मैं आपको। बाकी पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार का नाम स्टॉकहोम वाटर प्राइज है और अभी दिया गया किसे, गटर को, मतलब गुंटूर ब्लॉशल को। ये जल विज्ञानी है, हाइड्रोलॉजिस्ट है। अच्छा, कोई स्टूडेंट कमेंट मत करना इस तरह के कि उनको इज्जत दो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो एक महान इंसान है, उन्होंने अच्छा कार्य किया, इसीलिए पुरस्कार मिल रहा है। सिर्फ मैं आपको, हम ट्रिक्स नहीं पढ़ते क्या नोबेल पुरस्कारों की, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अभी कैबिनेट मंत्रियों की ट्रिक्स बताई, तो ट्रिक्स तो हम ऐसे ही याद करते हैं, तो ज्यादा सीरियस मत होना। अच्छा, ये है किस देश के, तो ये वियना से हैं। वर्तमान में वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं ये। तो बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संरक्षण प्रबंधन में उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किए उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, स्टॉकहोम से याद आएगा आपको, स्टॉकहोम स्वीडन, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, एक ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो कि यहाँ पे नहीं दिया जाता, वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। कौन सा, पीस का, शांति का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही उत्तर भी दिया था। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, पता लगता है मुझे कौन उत्तर करते हैं कौन नहीं करते। जो डेली करते हैं उनके नाम बार बार दिखते रहते हैं, तो मुझे वो स्टूडेंट्स याद रह जाते हैं। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, और पीछे अवार्ड मैंने आपको सारे रिवाइज भी करवाए थे अभी। तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में दुनिया में अभी सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार कहां पर खोजे गए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार अभी कहां पर खोजा गया, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस में। तो अभी फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है और इसका मूल्य आंका गया 92 ट्रिलियन डॉलर का है। सफेद हाइड्रोजन के लिए किसी भी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी नहीं करते हैं। और दो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं जिनके नाम है जैक्स पिरोनन और फिलिप डी डिनाटो, इन्होंने इसकी खोज की है। जो सफेद हाइड्रोजन है इसके भंडार दुनिया भर में पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल है। और सफेद हाइड्रोजन एक किफायती विकल्प हो सकता है जिसकी अनुमानित कीमत सिर्फ $1 प्रति किलोग्राम होती है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की अनुमानित कीमत $6 पर केजी होती है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, अभी दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार कहां पे खोजा गया, फ्रांस में। अच्छा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स में प्रश्न हम लोगों ने पढ़े थे, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, अगर पूछे कि भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था, 4 जनवरी 2023 को। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जो हिसार में है। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। अभी 2024 में मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। मोदी जी ने ही देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अभी भारत ने दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है जिसकी पावर है 1200 हॉर्स पावर। टाटा स्टील अभी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी थी। और उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ये बनेगा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के दबोटा में। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है, तो आंसर हो जाएगा 392। तो अभी पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग ने राज्य में गेंडों की आबादी की नवीनतम डेटा को जारी किया है और इसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले जो गेंडे हैं उनकी 2022 में संख्या
347 थी। अभी 2025 में ये बढ़ करके 392 हो गई है और 2013 में ये संख्या 229 थी। और आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में 2 नेशनल पार्क है जहाँ पे एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। एक तो जल्दापारा नेशनल पार्क और एक है गोरुमारा नेशनल पार्क। जल्दापारा नेशनल पार्क में 331 ये गेंडे हैं और गोरुमारा में 61 है। तो टोटल पश्चिम बंगाल में कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 392 हो गए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में वैसे सबसे ज्यादा गेंडे ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको मिलेंगे, जहां पे 2600 से ज्यादा गेंडे हैं, एक सींग वाले गेंडे। तो भारत में अगर बात करें कि एक सींग वाले गेंडे पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, असम में सबसे ज्यादा, असम में, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में। संख्या के मामले में बता रहा हूं मैं इसी ऑर्डर में, सबसे ज्यादा असम में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र आपका नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको मिलेंगे एक सींग वाले गेंडे। और एशिया में गेंडों की मुख्य रूप से 3 प्रजातियां हैं, एक भारतीय है, एक सुमात्रा है और एक जावन है। ये भारतीय और जावन जो प्रजाति है ये एक सींग वाले गेंडों की है, सुमात्रा प्रजाति 2 सींग वाले गेंडों की है। और अगर आप पूछोगे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 की किस अनुसूची में एक सींग वाले गेंडों को रखा गया है, तो अनुसूची 1 के भाग 1 में, जो भारत में प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, इसी तरह से 2-3 पॉइंट मैं आपको और रिवाइज करवा दूं। याद रखना, अगर गिद्ध की बात करें, तेंदुओं की बात करें, चीतों की बात करें या बाघ के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि प्रजातियों के मामले में पश्चिम बंगाल टॉप पे निकला। सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियां पश्चिम बंगाल में है। कितनी है, डेटा में बात करोगे तो 543 है। और अभी जो पहली डॉल्फिन गणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। और देश में कितनी डॉल्फिन बताई गई थी, 6327। तो ये डेटा भी याद रखना, ये भी करंट अफेयर्स का लेटेस्ट डेटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में लॉन्च टू द 7th जनरेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर VI मथन ने। तो बुक का नाम है टू द 7th जनरेशन, इसको लिखा है डॉक्टर VI मथन ने। वे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के पूर्व डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। और वो जब यहाँ के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर के पद पर रहते हुए जब वो काम करते थे, तो उसी जर्नी में जो जो हुआ उनके साथ, वो सब इन्होंने इस बुक में बताया है। तो बुक का नाम याद रखना और लेखक का नाम याद रखना आप बस। और कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर मैं आपको रिवाइज करा दूं। दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी आई थी, ब्रिंग इट ऑन नाम से। डॉक्टर दिनेश सहारा, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। अमिताभ कुमार ने माय बिलव्ड लाइफ। सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने लिखी वाई भारत मैटर्स, मैंने आपसे पूछा भी था। ट्रेजरर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर को लिखा डॉक्टर संजीव कुमार ने। माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा MK रंजीत सिंह ने। रतन टाटा लाइफ को लिखा थॉमस मैथ्यू ने। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लिखा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। R अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई थी, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और परिमल नाथवानी की बुक कॉल ऑफ द गिरबी एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये बुक भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिरंजीवी। अवार्ड वाले आज काफी प्रश्न थे, लगभग 2-3 प्रश्न हमने देख लिए और सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए लेने भी पड़े। तो साउथ फिल्म स्टार हैं चिरंजीवी, आप जानते हो। और अभी इनको कला और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए यूके की संसद में अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने किया उनको, ये सम्मान किसने दिया, तो ब्रिटेन में एक संगठन है ब्रिज इंडिया, उसी ने। और ब्रिज इंडिया ने पहली बार किसी व्यक्ति को ऐसा पुरस्कार दिया है। हाउस ऑफ कॉमन, ये यूके संसद के निचले सदन को कहा जाता है। और चिरंजीवी की बात करें, हमने कहा ये साउथ इंडस्ट्री के एक्टर है, तेलुगु सिनेमा के अभिनेता है। और आपको याद हो तो पिछले साल 2024 में पद्म विभूषण इनको सम्मानित किया गया था। और 2024 में ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल एक्टर और डांसर के रूप में उनको मान्यता दी थी, तब भी इनका नाम न्यूज में था, ध्यान रखना, ठीक है। और आज अवार्ड हम पढ़ ही चुके हैं काफी सारे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आंसर होगा भिवंडी में। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने महाराष्ट्र के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया। याद रखना कहाँ पे, तो भिवंडी में। और ये मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, धैर्य और अमर विरासत का प्रतीक है। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि भारतीय नौसेना का जनक
ये छत्रपति शिवाजी महाराज को ही कहा जाता है। अच्छा, ये मंदिर वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जो अभी न्यूज में रहे थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी मोदी जी ने ही, आपको याद होगा, पिछले साल यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। मोदी जी ने अभी कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? वाराणसी में। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ये बना अमेरिका में। और मोदी जी ने अभी एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां पे किया था? नवी मुंबई में। और BAPS संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पे किया था? साउथ अफ्रीका में। अच्छा, ये एक प्रश्न और ध्यान रख लेना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि जो इस्कॉन मंदिर होते हैं, तो पहले तो इस्कॉन की फुल फॉर्म क्या होती है ये देखो, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस्कॉन की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न आया था एग्जाम में। तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। तो ये ध्यान रखना। बाकी ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियोस को सपोर्ट करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा। जिस तरह से अच्छा कंटेंट मिलने में आपको अच्छा लगता है, तो इन वीडियोस को सपोर्ट मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेटेड फील करूंगा और इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए मेहनत करूंगा। क्योंकि जब मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है ना, तो इंसान आगे से आगे और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है कि और अच्छा करे और अच्छा करे। तो इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से आपको इसकी डिटेल्ड PDF मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि अब जैसे ये थ्योरी आपने पढ़ ली ना, अब इनके टेस्ट आप लगाओ जा करके और देखो कि कितने प्रश्न आपके सही गए, कितने रॉन्ग गए। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज PDF आपको सब मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन आपको क्विजेज मिलेंगी, मजा आ जाएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार इंस्टॉल जब एप्लीकेशन कर लोगे तो आप खुद कमेंट करने आओगे यहाँ पे और कहोगे कि मजा आ गया क्विज लगा करके। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मंथली वाइज वो भी मैं आपको क्विज दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में कोई नहीं दे रहा, कोई दे रहा है तो पेड क्विजेज होती है उनकी, अपनी सब फ्री है। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी मैं कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। फिर पूछा, भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये किस शहर में शुरू होगा? इंदौर। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 118 है, टॉप पे फिनलैंड है। और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटी है? 286 डेज। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जर्नलिज्म। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। लियो द अनटोल्ड स्टोरी बुक को किसने लिखा? PS रमन। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 24 है। और स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने जसप्रीत बुमराह। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी, किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा? कोझिकोड केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।